जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ सुनील रोयला 007 एजुकेशन के ऊपर एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सी लैंग्वेज। देखो, हरियाणा पुलिस के लिए मैं कोशिश करूँगा कि एक सप्ताह या 10 दिन के अंदर अंदर हरियाणा से मैं जितने भी हमारे कंप्यूटर रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सी प्लस प्लस जावा पाइथन लैंग्वेज HTML लैंग्वेज जितने भी क्वेश्चन हमसे बनते हैं मैं कोशिश करूँगा कवर करवाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास सी लैंग्वेज के लिए। सबसे पहले सी लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं कि सी लैंग्वेज की जो हिस्ट्री है वो क्या है। ठीक है भाई, तो जो सी लैंग्वेज है उससे पहले भी एक लैंग्वेज थी और उस लैंग्वेज का नाम था बेसिक। ठीक है, बेसिक जो लैंग्वेज है वो बेसिक लैंग्वेज है जिसके फुल फॉर्म है बेसिक कंबाइंड प्रोग्राम लैंग्वेज। बेसिक कंबाइंड प्रोग्राम लैंग्वेज, ठीक है, जो कि 1966 के अंदर आई थी और जिसका आविष्कारक है मार्टिन रिचर्ड। याद रखिएगा, मार्टिन रिचर्ड इसका आविष्कारक था 1966 के अंदर। इसके जस्ट 3 साल बाद बी लैंग्वेज आई। ध्यान से सुनते जाना, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आप लोगों के लिए। 1969 के अंदर 3 साल बाद बी लैंग्वेज आई, क्योंकि सी लैंग्वेज का जो आविष्कार है वो पहले बी लैंग्वेज से कन्वर्ट होकर सी के ऊपर आया था। ये आपको याद रखना है। तो 1969 के अंदर बी लैंग्वेज आई जिसका आविष्कारक है यानी कि जिसका बनाने वाला है कैन थॉमसन, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, उसके जस्ट बाद यानी कि 3 साल बाद, उसके 3 साल बाद, 3 साल का गैप है। नाम याद रखने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा आप लोगों को। 1966 के अंदर, 66 में, फिर 69 में, फिर 72 में, 3 साल का गैप है। 3 साल बाद, उसके जस्ट 3 साल बाद सी लैंग्वेज का आविष्कार हुआ। ठीक है, और सी लैंग्वेज कहाँ पे? AT&T बेल लाइब्रेरी के अंदर, लेबोरेटरी अमेरिका के अंदर। इसका जो फादर है वो कौन है? डेनिस रिची। ये भी आपको याद रखना है। दूसरा एक क्वेश्चन बड़ा सिंपल पूछा जाता है कि सी लैंग्वेज को मदर्स ऑफ ऑल लैंग्वेज बोला जाता है। ये बात भी आपको याद रखना है। दूसरी बात, आपसे एक सवाल ये पूछा जाएगा, क्या सी लैंग्वेज को हम अपडेट कर सकते हैं? क्या सी लैंग्वेज चेंजेबल होती है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नो। आपने कभी देखा है कि सी लैंग्वेज का कोई नया वर्जन आ रहा हो? आपने देखा हो कि सी लैंग्वेज कभी अपडेट मांगता हो? ऐसा होता ही नहीं है। तो याद रखना कि जो सी लैंग्वेज जो हमने पहले जब कभी पढ़ी थी उसी जब वही चीज़ें आज भी हमारे पास चल रही हैं, इसीलिए इसको मदर्स ऑफ सी लैंग्वेज बोला जाता है और लैंग्वेज को बोला जाता है। ध्यान रखना इस चीज़ को, सभी लैंग्वेज की माँ, और इसको चेंज नहीं किया जा सकता। जो चीज़ हमारे पास जो पहले से अवेलेबल है वो चीज़ें हम इसके अंदर यूज करते हैं। क्लियर होगी यहाँ तक बातें? अब एक सवाल ये आता है, आपके पास आएगा, आपको एक बात याद रखनी है कि सी लैंग्वेज का यूज कहाँ होता है, या फिर इससे अलावा एक सवाल और बनेगा, क्या सी लैंग्वेज के बिना हम कोई भी प्रोग्राम नहीं बना सकते? सोचने वाली बात है, आप बता सकते हो, इस सवाल का जवाब दीजिएगा। क्या सी लैंग्वेज के बिना हम कोई भी प्रोग्राम नहीं बना सकते? बिल्कुल नहीं बना सकते। तो जवाब आएगा नहीं, क्योंकि हमें हर प्रोग्राम को बनाने के लिए सी लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे प्रोग्राम की बात करता हूँ आपको, तो प्रोग्राम में जैसे जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, जितने भी एप्लीकेशन होती हैं, इन दोनों चीज़ों के लिए जहाँ पे हमें देखिएगा, एक बार ये नोट डाउन करते रहना भाई आप लोग। मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि सी लैंग्वेज जो है मदर्स ऑफ ऑल लैंग्वेज है। यहाँ पे 1966 के अंदर इस बेसिक का आविष्कार हुआ, 3 साल बाद बी का हुआ, उसके 3 साल बाद सी लैंग्वेज का आविष्कार हुआ। फादर ऑफ डेनिस रिची जो है ये सी लैंग्वेज का फादर है। ठीक है भाई, तो सवाल ये था हमारा, क्या सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हमें सी लैंग्वेज, किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए क्या हमें सी लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल जरूरत पड़ेगी भाई। किसी भी सॉफ्टवेयर को अगर आप बनाते हो तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है भाई, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को तो आपको पता ही है, ऐप बोलते हैं हम। तो जो भी ऐप हमारे कंप्यूटर के अंदर ऑटोमेटिकली डाउनलोड होती है या जो हम डाउनलोड करते हैं, जितनी भी ऐप्स होती हैं, या आपने कभी किसी यूट्यूब चैनल पे देखा होगा आजकल पैसे के कोर्स चला रखे, वो ऐप डाउनलोड करो, उस पर आपको पढ़ाया जाएगा। ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं वो सी लैंग्वेज से कन्वर्ट होती, बनाई जाती हैं। दूसरी बात है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब ये सॉफ्टवेयर से होता है। आपने कभी देखा होगा ना कि जब हम कंप्यूटर में कोई विंडो वगैरह
अपडेट करते हैं, डालते हैं, तो कुछ सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली हमारे कंप्यूटर में अपलोड होते हैं। एग्जांपल दूं आपको, जैसे नोटपैड, वर्डपैड, देखे होंगे आप लोगों ने ये, तो ये चीज़ें हमारे कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली अपडेट होते हैं। तो ये सारे के सारे कहाँ पे होते हैं, हमारे सी लैंग्वेज से कन्वर्ट होके आते हैं, सी लैंग्वेज से बनाए जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है क्या कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी ऐप क्या हम बिना सी लैंग्वेज के बना सकते हैं, तो आपका आंसर होगा ना, नहीं बना सकते। दूसरी बात, अगर आपसे ये पूछा जाए कि सी लैंग्वेज का यूज कहाँ होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपको करवाऊंगा और साथ के साथ बेसिक कंसेप्ट जो है वो साथ के साथ सोल्व करते चलेंगे। तो आपसे ये पूछा जाता है कि सी लैंग्वेज का यूज कहाँ होता है, तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जब आप कभी आपको फ़ोन में से कोई भी पिक वगैरह या वीडियो मूवी वगैरह जो है वो कंप्यूटर में डालते हो, तो आपने देखा होगा USB आप जब लगाते हो तो वो कंप्यूटर के अंदर ऑटोमेटिक एक ड्राइव खुल जाता है जो ऑलरेडी इसमें होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपने देखा होगा ना, ड्राइव, नया ड्राइव खुल जाता है। मोबाइल का ड्राइव है, लैपटॉप का ड्राइव है, आपको एक नया ड्राइव खुला हुआ दिखाई देगा। तो ये जो ड्राइव होता है, इस ड्राइव को बनाने का काम कहाँ से हुआ था, सी लैंग्वेज। यही वजह होती है कि हमारा जो कंप्यूटर है या लैपटॉप है वो कॉस्टली होता है, क्योंकि ये जो कंपनियाँ जो बनाती है ना, ये कंपनियाँ बनाने का एक अलग से खर्चा होता है। आपको पता, जितने वगैरह अपडेट करने पड़ते हैं, हर चीज़ को डालना पड़ेगा। आप CD डालोगे तो CD के लिए भी नया ड्राइव खुल के आएगा नहीं आएगा। तो ये जितने भी हैं, तो हम जब भी USB जो पोर्ट में डालते हैं, जिसमें हम डालते हैं उसको पोर्ट बोलते हैं, और हमारे कंप्यूटर में 65,536 पोर्ट होते हैं। ये बेसिक क्वेश्चन है आपके कंप्यूटर का, याद रखना, ठीक है। तो जो भी आप पोर्ट में डालोगे तो आपको एक नया ड्राइव खुला हुआ दिखाई देगा आपके कंप्यूटर के या में आपके लैपटॉप के अंदर। तो उसको जो बनाने का जो काम होता है वो सी लैंग्वेज के अंदर होता है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, ठीक है भाई। सी लैंग्वेज के अंदर कौन कौन से करैक्टर यूज होते हैं, एक नया पॉइंट है, याद रखना ध्यान से। सी लैंग्वेज के अंदर कौन से करैक्टर यूज होते हैं, ये याद रखना है। तो सी लैंग्वेज में 3 करैक्टर यूज होते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल्स का मतलब समझते हो 0 to 9, ठीक है भाई। और दूसरे नंबर पे होगा अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट भी समझते होंगे आप लोग। अल्फ़ाबेट क्या होता है, अल्फ़ाबेट A to Z। तीसरा जो होता है वो होता स्पेशल की या स्पेशल करैक्टर, ठीक है। स्पेशल करैक्टर जैसे ये है, डिवाइड है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है। जितने भी करैक्टर की होते हैं वो सारे के सारे स्पेशल की के अंदर यूज होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम सी लैंग्वेज को यूज करते हैं तो सी लैंग्वेज में ये तीनों की तीनों चीज़ें हमारे पास यूज होंगी। तो यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा कि सी लैंग्वेज में कितने टाइप के करैक्टर्स यूज होते हैं, तो आपको याद रखना है 3, न्यूमेरिकल, अल्फ़ाबेट और स्पेशल करैक्टर। तीनों के तीनों आपको याद रखने हैं, ठीक है भाई। अच्छा, इन करैक्टर्स के साथ एक नई बात और सुनना है यहाँ पे, मैं पॉइंट टू पॉइंट नहीं चलूंगा, आपके पास क्वेश्चन सोल्व करवाता चल रहा हूँ। एक बात और है, आपसे एक सवाल ये पूछा जाएगा कि कंप्यूटर के अंदर टोटल कीवर्ड कितने यूज होते हैं, ये देखना है। टोटल कीवर्ड इंपॉर्टेंट है, आप इसके आगे लिख सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि टोटल लैंग्वेज सी लैंग्वेज में कुल कितने कीवर्ड होते हैं। तो आपको याद रखना है कि टोटल कीवर्ड 2 होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है भाई। हमारे कंप्यूटर में 2 चीज़ें यूज होंगी, सी लैंग्वेज में 2 चीज़ें यूज होती हैं। एक तो होता है वेरिएबल, एक वेरिएबल यूज होता है और एक कीवर्ड यूज होता है, ठीक भाई। वेरिएबल 2 टाइप का होता है, 2 टाइप के वेरिएबल होते हैं। पहला होता है लोकल वेरिएबल, दूसरा होता है ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। एक होता है और 32 कितने और क्या होते हैं, कीवर्ड। ये 2 चीज़ें यूज होते हैं। इन दोनों चीज़ों से हम कंप्यूटर के अंदर लैंग्वेज के प्रोग्रामिंग बनाते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। वेरिएबल 2 टाइप के होंगे, लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल, और कीवर्ड कितने होते हैं, 32। अब आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। तो ध्यान से सुनना, वेरिएबल के अंदर हमें वैल्यू असाइन करनी पड़ती है। जैसे एग्जांपल दूं आपको, मैंने कहा a =
बी प्लस सी, ये है। तो आपको यहाँ पे बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 5 ये देनी पड़ेंगी, माननी पड़ेंगी, आपको लेके चलना पड़ेगा। डेट इज कॉल्ड वेरिएबल। तो वेरिएबल के अंदर हमें वैल्यू असाइन करनी पड़ती है, देनी पड़ेंगे आपको। या दूसरे शब्दों में बोलूँ कि वेरिएबल के अंदर हम अपनी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं बिल्कुल। 2 की जगह मैं 5 लिख सकता हूँ, 5 की जगह मैं 10 लिख सकता हूँ, चेंज हो गई, हो गया नहीं हो गई, सेम टू सेम। लेकिन कीवर्ड के अंदर आप अपने वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं। मैं आगे चल के आपको यहाँ पे कीवर्ड की वैल्यू बताऊंगा कि कीवर्ड में कौन कौन से कीवर्ड हैं जो 32 होते हैं इंपॉर्टेंट मैं आपके सामने लिखवाऊंगा, और उनकी क्या क्या वैल्यू होते हैं वो आपके सामने रखूँगा, ठीक है। तो आपको याद रखना कि कीवर्ड की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होती है, उसमें पहले से मेमोरी फिक्स होती है, कितनी मेमोरी का एक कीवर्ड है जो भी है वो होगा। लेकिन वेरिएबल के अंदर हम अपनी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, याद रखना। अच्छा, कीवर्ड के मैं कुछ एग्जांपल दे दूं आपको याद रह जाएगा। अभी कीवर्ड के जो एग्जांपल है वो कौन कौन से हैं, जैसे इंटीजर, इंट बोलते हैं, कैरेक्टर, कैर बोलते हैं, फ्लोटी बोलते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे क्या होते हैं, कीवर्ड होते हैं। ये 32 होते हैं जो हमारे कंप्यूटर में सी लैंग्वेज में हम इनको यूज करके कोई भी प्रोग्राम को डेवलप करते हैं, कोई भी प्रोग्राम को हम बनाते हैं, ठीक है भाई। चलो आगे चलते हैं, पॉइंट टू पॉइंट नोट करते चलना भाई। सबसे पहला पॉइंट हमारा ये था कि कंप्यूटर में जो सी लैंग्वेज की हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री में तीनों चीज़ें बताई, बेसिक है, बी है और सी लैंग्वेज है। दूसरे नंबर पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वेरिएबल और कीवर्ड का। वेरिएबल 2 टाइप की होती हैं और कीवर्ड होते हैं 32 होते हैं। एग्जाम्पल दिया है कीवर्ड का। अब कीवर्ड के जो एग्जाम्पल के साथ साथ उनकी मेमोरी और देख लेते हैं कि उनकी मेमोरी कितनी होती है, ठीक है भाई। लो आ जाओ, ध्यान से लिखते जाना भाई, नोट करते जाना, आप लोगों के लिए है। और कोशिश करूंगा कि मैं 7 या 8 दिन के अंदर जितने भी हरियाणा में एग्जाम में पेपर में जो आए हुए हैं सी लैंग्वेज या C++ से, जावा से जो क्वेश्चन बने हुए सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे सोल्व करवाता हूँ। और 7-8 दिन के अंदर जितने भी कंप्यूटर के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो सारे के सारे कवर करवाता चलो, ठीक भाई। तो डाटा टाइप है और जो इनकी जो मेमोरी है वो मेमोरी मैं आपके सामने लिखवाऊँगा। और तो और जो इनकी जो रेंज होती है ना वो बहुत ज़रूरी है, ये आपको याद रखना है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे इंट है, क्या बोलते हैं हम इनको, इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम इसको, इंटीजर बोलेंगे, ये याद रखना है। तो इसकी जो मेमोरी होती है ना वो 2 बाइट्स की होती है। मैंने कहा था कीवर्ड के अंदर वैल्यू पहले से फिक्स होती है, वेरिएबल में हमें असाइन करनी पड़ती है, माननी पड़ती है, लेके चलना पड़ता है, यानी कि उसको हम चेंज कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते, इसमें फिक्स है 2 बाइट की है। तो इसकी जो रेंज होगी वो कहाँ से होगी, -32,768 से लेकर प्लस का 32,768, ठीक है। यानी कि प्लस और माइनस दोनों रेंज साथ चलती हैं। पहला पॉइंट था ये हमारा डाटा टाइप का। दूसरे पे आ जाओ, दूसरा हमारा है फ्लोट, ठीक है। फ्लोट को फ्लोट ही बोलते हैं। इसकी जो मेमोरी होगी वो 4 बाइट्स पे होती है, याद रखना है आपको। माइनस प्लस पे तो सारी चलेंगी। 3.4 × 10 - 38 और 3.4 × 10 + 38, ये 308 दिख रहा होगा साफ साफ, ठीक है भाई। तो 3.4 × 10 माइनस पावर है -308 और प्लस में है 308 दोनों की। तीसरा जो पॉइंट है वो हमारा पास है कैरेक्टर। कैरेक्टर का मतलब आपको समझ में आता होगा, कैरेक्टर होता है A to Z, जो वर्ड हम लिखे जाते हैं उसको हम कैरेक्टर में बोलते हैं। और याद रखना है कैरेक्टर की सबसे कम मेमोरी होती है। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, हरियाणा पुलिस में पिछली बार जब D ग्रुप का एग्जाम था उसमें एक सवाल पूछा गया था कि सी लैंग्वेज में जो कीवर्ड होते हैं सबसे कम मेमोरी किसकी होती है, मेमोरी बोलते हैं, तो किसकी होती है, कैरेक्टर की, ओनली 1 बाइट। तो याद रखना है। और इसके अंदर जो मेमोरी होगी वो कितनी होती है, 02255, 256 होता है, तो 0 ऐड हो गया तो 255, ठीक है भाई। पॉइंट नंबर 4, इसको बोलते हैं डबल। क्या बोलेंगे इसको, डबल। डबल को हम अनसाइंड लॉन्ग बी बोलते हैं,
इसकी जो मेमोरी होगी वो कितनी होती है, 8 बाइट। क्लियर है। 1.7 मल्टीप्लाई 10 माइनस 308 और 1.7 मल्टीप्लाई 10 प्लस 308, ये सवाल है जो आपको याद रखने हैं, जो आपके पेपर में आने हैं। ठीक है भाई, याद कर रखना है, भूल नहीं जाना इन चीज़ों को। दोबारा से फिर सवाल आपके सामने रख रहा हूँ। पहला पॉइंट है इंटीजर। इंट को इंटीजर बोलते हैं, शॉर्ट में हम इंट लिखेंगे यहाँ पे। जब भी मैं आपके सामने प्रोग्राम बनाऊंगा तो याद रखना, इंटीजर नहीं होता, इंट बोलते हैं, इंट लिखा जाता है। उसकी हमारे 2 बाइट्स है और इसकी जो रेंज है यहाँ तक है। फ्लोट है 4 बाइट्स है, रेंज यहाँ तक है। कैरेक्टर है, कैर बोलते हैं इसको, 1 बाइट्स है, सबसे छोटी मेमोरी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पेपर में पूछा गया है, दोबारा पूछा जा सकता है। दूसरा है डबल। डबल की जो मेमोरी सबसे ज़्यादा होती है, 8 बाइट्स की होती है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर जब सबसे कम मेमोरी का सवाल पूछा जा सकता तो सबसे ज़्यादा मेमोरी का सवाल भी पूछा जाएगा, डेफिनेटली पूछा जाएगा। ये आपको याद रखना है। ठीक भाई, अब सवाल ये है कि आपसे ये पूछ ले कि इंटीजर में होता क्या है, तो याद रखना जो इंटीजर होता है ना वो 0 to 9 होता है और इसके अंदर प्लस और माइनस दोनों वैल्यू चलेंगी। इंटीजर में जब भी आपको कभी कमांड देनी होती है, जो हम सी प्लस में चलेंगे तो आगे अगर इंटीजर लिखा जा रहा है ना तो समझ जाना इंटीजर में आगे वैल्यू डिजिट्स में चलेगी 0 to 9। ठीक है, ये याद रखना आपको, इंटीजर का है ये। उसके बाद है जैसे फ्लोट। फ्लोट की अगर मैं बात करूं तो फ्लोट में जब भी कोई वैल्यू दशमलव में यानी कि डेसिमल में आपको असाइन करनी हो तो उसके आगे आप इंटीजर नहीं लगा सकते। इंटीजर तो फिक्स चलेगा 0 to 9। अगर आपको दशमलव में कोई वैल्यू देनी है तो उसको आगे आपको फ्लोट वैल्यू डालनी पड़ेगी। फ्लोट से प्रोग्राम को स्टार्ट करना पड़ेगा, तब जाके वैल्यू असाइन होगी, याद रखना। तो यानी कि जो फ्लोट है वो क्या करता है, डेसिमल को, जैसे 0.5 है, 2.590 है, तो ये जो दशमलव वाले जो पॉइंट है, अगर ये वैल्यू अगर आपको असाइन करवानी है या जहाँ पर भी ये वैल्यू दिखाई दे तो समझ जाना आपको वो क्या है, फ्लोट है। एक एग्जांपल दूं आपको, एक सवाल अगर आपसे वो घुमा के पूछेगा तो किस बेस में सवाल पूछ सकता है वो ध्यान से सुनना। आपसे ये कहेगा कि 0 to 9 कौन से कीवर्ड में आता है, कीवर्ड बोलते हैं इनको, कौन से कीवर्ड में आता है, तो 0 to 9 किस में आएगा, इंटीजर में। अगर आपको वो एक एग्जांपल दे देगा 2.590, ये किसका एग्जांपल है, तो किसका एग्जांपल है, फ्लोट का। एग्जांपल साथ के साथ इनको पॉइंट नोट करते रहना। और कैरेक्टर का यानी कि कैर का तो आपको पता ही है कि कैर क्या होता है, कैर होगा A to Z। ठीक है, ये टू जेड, ये प्लस माइनस है, इसकी भी प्लस माइनस वैल्यू होती है। A to Z प्लस माइनस में तो होता ही नहीं, आपको पता है। तो याद रखना इंटीजर फ्लोट ये सारी ये वैल्यू है, करैक्टर है A to Z होता है, इसकी प्लस माइनस में वैल्यू नहीं होती। अब इसका भी एक सवाल बन सकता है आपके पास, ऐसा कौन सा कीवर्ड है जिसकी वैल्यू प्लस माइनस में नहीं होती, तो किसका है, कैर का, A to Z ये नहीं होता, बाकी सारे के सारे होंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई पॉइंट ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप ऐसा करेंगे ताकि मैं अपना डाउट है आपको क्लियर कर सकूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास जितने भी हरियाणा में सी लैंग्वेज से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे के सारे प्रोग्राम मैं सोल्व करवाऊँगा। ठीक है भाई, तो आगे चलते हैं और धीरे धीरे इनको सोल्व करते चलते हैं। देखो सबसे बड़ा पॉइंट हमारे पास ये बनता है, क्या सी लैंग्वेज बिना कोई भी काम हम कर सकते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं, कोई भी प्रोग्रामर बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते यार, क्योंकि सी लैंग्वेज जो है ना वो मदर्स ऑफ ऑल लैंग्वेज है। ये बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक चीज़ है, यहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर आपको सी प्लस प्लस लैंग्वेज, जावा या ये जहाँ पे अगर चलना है ना तो उससे पहले आपको सी पे आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सी लैंग्वेज का कोई वर्जन नहीं होता। ठीक है, चेंज नॉट चेंजेबल, कोई चेंजमेंट नहीं हो सकता, जो है वो है। आपको पहले बता चुका हूँ, आपने कभी पहले कभी देखा हो अगर भाई उसके अंदर कभी अपडेट मांगता हो, सी नहीं मांगेगा, ये कन्फर्म है। ठीक है, तो एक प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम के जरिए मैं आपको समझाना चाहूँगा, तो सुनना, जो आपके पेपर में आया हुआ है वो। तो प्रोग्राम को भी ऐड कर लेते हैं भाई। तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी, क्या होता है प्रोग्राम के अंदर, ज़रूरी ये है
ठीक है, क्योंकि अपने एग्जाम के अंदर प्रोग्राम आते हैं और आपसे ये पूछा जाता है कि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा। तो जब तक हमें इस प्रोग्राम का ये नहीं पता चलेगा कि उसमें एरर क्या है, फाइंड आउट तो करना पड़ेगा ना एरर को भी। अगर एरर का पता चल जाता है तो हमें आगे जाके उसका आउटपुट भी पता लग जाए और ये पता लग जाए कि कहाँ से प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे, कहाँ पे एंड करेंगे, तो क्या आउटपुट आएगा, ये पता लग जाए तो बेटर है। तो देखो भाई, तो सबसे पहली बात हैश ठीक stdio.h ये जरूरी है। हैश conio.h। अच्छा, आपसे ये पूछ लिया जाए कि इनको क्या बोलते हैं, यहां से मैं प्रोग्राम को स्टार्ट करूंगा। ठीक है भाई, तो मैं देख दिखाता हूं एक बार मैं आपको, ये देखो void main, ठीक, और ये है हमारा ब्रैकेट बड़े वाला, इंटीजर इंट बोलेंगे, मैं पहले बता चुका हूं a b और c, ये लो। ठीक है भाई, अब है a इज इक्वल टू b प्लस c, प्रिंट f, f का पता ही है आपको। ठीक है, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि f इफ या d जो हम यूज करते हैं वो क्या होता है। ठीक है भाई, और मैं एक बार प्रोग्राम को सिर्फ दिखा रहा हूँ, इसलिए आउटपुट नहीं पूछूंगा, सिर्फ प्रोग्राम बता रहा हूँ ये होना क्या है, और यहाँ पे हमने कर दिया बंद। ठीक है, ये चीज़ें हैं, ध्यान से सुनना भाई। तो सबसे पहले यहाँ पे है इंक्लूड, ये है stdio.h। ये अगर आपसे पूछा जाए कि इसको क्या बोलते हैं, तो ध्यान से, इसको बोलते हैं हेडर फाइल। क्या बोलेंगे इसको? हेडर फाइल, याद रखना। उसके बाद दूसरा है void main, तो इससे क्या पूछा जाएगा भाई, इससे क्या बोलते हैं, या फाइल स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। क्वेश्चन घुमा भी पूछ सकता है कि फाइल स्ट्रक्चर का एग्जांपल दो, तो फाइल स्ट्रक्चर क्या है, ये है। तीसरी बात, यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट हो गया हमारा, यहाँ पे ब्रैकेट एंड हो गया है। इसके और इसके बीच में जो भी कमांड दी जाती है, याद रखना, मैं बार बार नहीं रिपीट नहीं होंगी चीज़ें, इसके और इसके बीच में जो भी कमांड दी जाती है वो आपको आउटपुट करके दिखाएगा। ये कमांड आपको समझना जरूरी है। ठीक है, इंट लिख दिया है, इंट का मतलब होगा आपको पता है इंटीजर है, मेमोरी में आपको बता चुका हूँ। ABC है, और यहाँ पे उसने कहा कि A जो है ना वो B और C के बराबर है, तो मैं अगर यहाँ पे B और C की वैल्यू दे दूँ, जैसे मैंने कह दिया B इज इक्वल टू 2 है, C इज इक्वल टू 4 है, तो प्रिंट ऑफ के अंदर आपको पता है यहाँ पे तो D हो के आएगा। ठीक है, तो आउटपुट क्या दिखाएगा, B प्लस C है, यानी कि 6 दिखाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ से लेके यहाँ के बीच के अंदर, यहाँ से लेके यहाँ पे तो जो प्रिंट होता है ना, प्रिंट के अंदर जो चीज़ें यूज हो रही हैं वो हमें आउटपुट करके दिखाएगा। लेकिन प्रिंट से पहले यहाँ पे जो कमांड दी गई है उस कमांड को नोटिस करना जरूरी है। ठीक है, एक एग्जांपल दूंगा, ध्यान से सुनना यहाँ पे क्या है। तो ये आपको समझ में आ गया यहाँ तक। इसको हेडर फाइल बोलते हैं, इसको फाइल स्ट्रक्चर बोलते हैं, और ये है प्रोग्राम। जो प्रोग्राम यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे एंड हुआ है, इसके बीच में जो भी डाटा हम लिखेंगे वो सारे का सारा यहाँ पे प्रिंट होगा। अब यहाँ पे देखना, एक प्रोग्राम बना रहा हूँ भाई, जैसे void main है, void main के बाद मैंने कहा जहां से प्रोग्राम शुरू होगा, और ये हमने शुरू कर दिया। ठीक है, इसके बाद जो लिखा जाएगा, जैसे मैंने कहा प्रिंट ऐप और वेलकम माय डियर, ये लो। ठीक है, ये लिख दिया हमने। मैं थोड़ा सा चेंजमेंट करता हूँ, वेलकम 007, और ये लो। क्लियर है भाई यहाँ पे। अब देखो, और यहाँ पे मैंने इसको बंद कर दिया। तो मैंने कहा था यहाँ से लेके यहाँ के बीच में जो कमांड दी जाती है वो आपको प्रोग्राम पे रन होके दिखाई देगा, ये आपको याद रखना है। अगर अब आपसे ये पूछा जाए कि इस प्रोग्राम का जो आउटपुट है वो क्या दिखाई देगा, क्या आउटपुट होगा कंप्यूटर पे इसका आउटपुट, तो डेफिनेटली वेलकम 007 दिखाई देगा। वेलकम 007 ये आउटपुट दिखाई देगा। अच्छा, दूसरी बात और है, ये आपको पता है ना कि लैंग्वेज जितनी भी होती हैं उनमें हम शॉर्टकट की से यूज करते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्रोग्राम को बनाने के बाद जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं, चलाएंगे, तो वो प्रोग्राम को रन करने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो क्या होगी भाई, कंट्रोल प्लस F9। इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई,
नेक्स्ट पॉइंट जब आएगा, नेक्स्ट लेक्चर जब मैं डालूंगा इनका, तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोगों से कैरी करने के लिए पूछूंगा, तो इनको थोड़ा सा नोटिस में कर लेना। कंट्रोल प्लस F9 है वो प्रोग्राम को रन करने की शॉर्टकट की है। याद रखोगे इस बात को? वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं। आपको इतना पता लग गया होगा कि भाई कहाँ से लेके कहाँ के बीच में हम प्रोग्राम डालेंगे तो क्या हमें वो आउटपुट करके दिखाएगा, ये ज़रूरी था। अगर ये आपको पता लग गया है तो इसका मतलब डेफिनेटली आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक एग्जांपल और दिखा देता हूँ आपको। देखो हैश ये है, ये तो मेरे ख्याल से आप लोगों को शायद एग्ज़ाम में ना मिले, क्योंकि वो डायरेक्ट कमांड देता है, उसको पता होता है। लेकिन हो सकता है यहाँ से देख के वो आपको नाम पूछ ले भाई इसको क्या बोलते हो, तो हेडर फाइल बोलेंगे, ठीक है। और ये है अगला पॉइंट है हमारा, ये लो मेन, यहाँ से हमारे कमांड शुरू हो गई, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ आपको, यहाँ से आपको एक छोटे छोटे एरर भी तो पूछेगा वो आपसे। वो आपको जैसे एग्जांपल दे के एक ऑप्शन ऐसा भी होगा, वो ये कहेगा इसके अंदर एरर है, ये तो बोलेगा वो। तो एरर भी तो पता होना चाहिए कि एरर कहाँ पे है, क्या एरर है। तो इंटीजर a इज इक्वल टू 20, a इज इक्वल टू कितना है 20 है, b इज इक्वल टू क्या है 30 और c इज इक्वल टू क्या है 0, ठीक है। c इज इक्वल टू क्या है 0। तो c के बारे में बात करता है, वो कहता है कि a प्लस b और ये लो सेमीकोलन। याद रखना ये जरूरी है लगाने, ठीक है। यहाँ से शुरुआत होगी, ये जरूरी है लगे हुए। अब उसने कहा कि प्रिंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए a प्लस b, ये प्रिंट होना चाहिए। तो प्रिंट f, ये लो भाई, और ये लो b का मतलब होता है डबल भाई, ठीक है। ये भी मैं आपको समझाऊंगा ये चीज़ें होती क्या है। और ये लो और सेमीकोलन, ये ज़रूरी है छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि एरर यहीं से पूछा वो यहाँ पे ये नहीं लगाएगा और आपके लिए एरर पास साबित हो जाएगा। जैसे कि मान लो मैंने ये हटा दिया, अब ये कहेगा कि इसमें बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा, ऑप्शन में होगा एरर है, तो डेफिनेटली एरर है भाई। क्या बोलोगे कि एरर है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगा हुआ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, ये सारे की सारे, ठीक है भाई। तो यहाँ पे ये हो गया। अब बंद कर दिया हमने, क्योंकि मैंने कहा था यहाँ से लेके यहाँ के बीच में जो चीज़ें लिखी जाती हैं वो हमें कमांड में दिखाई देंगी, ये आपको याद रखना है, ठीक है भाई। तो डेफिनेटली हो गया होगा। तो अब आप मेरे को बता सकते हो कि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा। तो देखो समझा रहा हूँ आपको। यहाँ पे उसने कहा कि a 20 है, b 30 है और c क्या है 0 है। तो c की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, a प्लस b के बराबर है। तो a 20 है और b 30 है, तो a प्लस b के बराबर है। और यही कमांड उसने कहा कि प्रिंट होना चाहिए c की वैल्यू, क्या होना चाहिए c की वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे d लिख देता हूँ कि प्रिंट होना चाहिए किसकी वैल्यू d, तो d तो है ही नहीं, तो इसका मतलब प्रोग्राम में एरर है। तो यहाँ पे c की वैल्यू बोले इसने, तो c की वैल्यू क्या होनी चाहिए, प्रिंट होनी चाहिए। तो डेफिनेटली c की वैल्यू प्रिंट होगी। तो c की वैल्यू क्या, a प्लस b यानी कि 20 प्लस 30 50। तो आउटपुट क्या दिखाएगा भाई यहाँ पे 50। बात समझ में आ रही होंगी शायद, क्या वैल्यू होगी। आप इसको नोट डाउन करते चलिएगा भाई, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें आपके लिए। एक एग्जांपल मैं आपको और दिखा देता हूँ, एक लूप और चलते हैं हमारे एग्जाम के अंदर। तो वो लूप चीज़ और है, वो उसका एक एग्जांपल और दे देता हूँ प्रोग्राम का। तो कोशिश है कि मेरा मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम आपको यहाँ पे करवाऊँ। नेक्स्ट क्लास में 2-4 प्रोग्राम करवा के जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे वो सारे के सारे हम उठाएँगे, ठीक है भाई। तो उतारते चलिएगा इनको या स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखना भाई क्या कहता है, वही है, वहीं से शुरुआत करूंगा मैं। मेन है ये लो, ठीक है भाई। और यहाँ से हमने स्टार्ट कर दिया। कहता है इंटीजर, इंटीजर t जो है, इंटीजर t जो है इज इक्वल टू 9 है। t किसके बराबर है, 9 के, सॉरी इक्वल टू नहीं लगेगा यहाँ पे। इंटीजर t है वो क्या है 9 के बराबर है, ये लो। और फिर कहता है जो i है ना, i वो 1 के बराबर है, किसके बराबर है 1 के बराबर है। और जो इनका जो सम है वो क्या है 0। क्लियर है, क्या है 0 है। तो चलते हैं आगे क्या कहता है,
तो कमांड दे दी है व्हील की अब की बार इसने, क्योंकि लूप में व्हील चलता है। ये लो, तो आई जो है ना, आई वो कहता है कि 10 तक चलना चाहिए। कहाँ तक चलना चाहिए? 10 तक चलना चाहिए। तो डेफिनेटली चलेगा भाई 10 तक। आई की वैल्यू कहाँ तक चलेगी? 10 तक। ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद हमने कर दिया इसको, सॉरी, स्टार्टिंग कर दी। प्रोग्राम तो यहीं से स्टार्ट होगा हमारा। तो कहता है कि सम जो है इज इक्वल टू टी मल्टीप्लाई आई, टी मल्टीप्लाई आई, यानी कि 9 मल्टीप्लाई 1। ठीक है। और फिर कहता है यहाँ पर कि आई जो है ना वो प्लस प्लस, आई जो है वो प्लस प्लस क्या है, इज इक्वल टू, सॉरी, आई है वो क्या है, प्लस प्लस। ठीक है भाई, ये चीजें हैं प्लस प्लस, प्लस प्लस का निशान हो तो इसका मतलब वो बढ़ता जा रहा है, माइनस माइनस का हो तो इसका मतलब कम होता जाएगा। 9 8 7 6 5 4, अगर प्लस प्लस का तो 9 10 11 12 13 ऐसे चलेगा। ठीक है, ये बात याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया और इसको अब हमने कर दिया क्लोज। तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या कमांड दी गई है ये नोटिस करना है। बार बार बता रहा हूँ भाई, ये जो ब्रैकेट है हमारा बड़े वाला ब्रैकेट है, जहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ पे हम क्लोज करते हैं, उसके बीच में क्या कमांड दी गई है ये आउटपुट करके दिखाएगा हमारा कंप्यूटर सी प्रोग्राम के अंदर, याद रखना। और यहाँ पे कमांड जो दी गई है वो यहाँ से आ रही है। टी क्या है? 9 है। आई क्या है? 1 है। तो 9 इज इक्वल टू 1, 9 आएगा। लेकिन वो कहता है कि आई है वो बढ़ता जाना चाहिए। तो ध्यान से, आई है 1 और कहाँ तक बढ़ता जाना चाहिए? वो 10 तक जाएगा। तो इसका आउटपुट क्या आएगा भाई? तो देखो, पहले स्टार्टिंग में क्या कर दिया, टी आई 1, तो 9 एकम 9, तो क्या आउटपुट दिखाएगा? 9। लेकिन वो कह रहा 10 तक जाना चाहिए, जो 1 है ना आई वो 10 तक जाना चाहिए। तो 10 तक जाएगा तो 9 दूनी 2 हो गया। तो अगला क्या आएगा? 3 27, यही होगा। तो इसका मतलब जो हो गया वो आउटपुट क्या दिखाएगा? 9 की पूरी टेबल दिखाएगा। कहाँ तक दिखाएगा? 9 दाई 90, 90 तक दिखाएगा। तो ये आउटपुट होगा, यानी कि 9 की पूरी टेबल आपको आउटपुट में दिखाई देगी। दोबारा से सुन लो भाई, टी है वो 9 है, ठीक है, और आई है वो है 1। तो कहता है टी आई 1 मल्टीप्लाई होना चाहिए। मल्टीप्लाई हो गया, 9 एकम 9 आता है, सबको पता है। ये लो 9 एकम 9। लेकिन वो कहता है जो आई है ना उसकी वैल्यू बढ़ती जानी चाहिए। कहाँ तक बढ़नी चाहिए? 10 तक। तो आई की वैल्यू 1 है तो आई की वैल्यू 2 भी होगी, आई की 3 भी होगी, आई की, लेकिन 9 साथ है क्योंकि टी तो वही है। टी तुम्हें थोड़ी ना बदलाव कर रखा है, नहीं कर रखा तो टी वही चलेगा। तो टी की वैल्यू वही है, लेकिन आई की वैल्यू 1 2 3 4 5 10 तक आ गई, 10 तक बोला है। तो इसका मतलब जो हमें कंप्यूटर पे जो आउटपुट दिखाई देगा वो क्या दिखाई देगा? 9 की टेबल। एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पे, मैंने कह दिया यहाँ पे 11, क्या है यहाँ पे? 11। अब मैं आपसे ये पूछूं कि इसका आउटपुट क्या दिखाई देगा आपको? इसका क्या आउटपुट होगा? तो ध्यान से सुनना, इसका आउटपुट होगा 11 की टेबल। होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। अच्छा, तो ये इसका आउटपुट हो गया। यहां पर आई की वैल्यू मैं कर देता हूं 2। अब क्या आउटपुट होगा? तो देखो, आई की वैल्यू है यहाँ पे 2, तो 11 दूनी 22 हो तो गया 11 की टेबल। 10 तक चलेगा, लेकिन 11 नहीं होगा। 22 से शुरू होगा, 33 होगा, 44 होगा, 55 होगा, ये चलेगा। 11 नहीं होगा क्योंकि आई की वैल्यू 2 है, तो 11 दूनी 22, 22 से, और 2 के बाद 3 4 5 10 तक चलेगा क्योंकि 10 तक वैल्यू दे रखी है। तो 2 से लेके 10 तक चलेगी वैल्यू, ये कन्फर्म है। बात समझ में आ रही होगी? ठीक है। अब लास्ट पॉइंट है इसका, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज़्यादा हो जाए, आप लोग बोर हो जाओ, क्योंकि कंप्यूटर का पॉइंट ही ऐसा होता है। लेकिन दोस्तों आपको करना पड़ेगा, ज़रूरी है, क्योंकि सिलेबस चेंज हो गया और कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आपके हरियाणा में आएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा फोकस कर लो, पढ़ाई ऐसे करो कि जैसे कल का ही एग्ज़ाम हो। इस तरीके से पढ़ोगे तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे। अगर आपको ये लगता है कि हमारे पास टाइम ज़्यादा है, तो टाइम आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, ये बात याद रखना। ठीक है भाई। तो एक छोटे छोटे पॉइंट हैं, पर वो आपको मैं बताता हूँ, जिससे कि हम इसमें प्रिंट में डी लिखते हैं, प्रिंट में एफ लिखते हैं, तो इसका क्या मतलब होता है। तो देखना भाई क्या मतलब होता है इसका। उसको क्या बोलते हैं? फॉर्मेट स्पेसिफायर, फॉर्मेट स्पेसिफायर। ठीक है भाई। तो आपने देखा होगा कि सी लिखा मिलेगा। कहाँ लिखा मिलता है ये भाई? प्रिंट एफ, और यहाँ
ये लिखा मिलेगा, देखा होगा आपने, मैंने अभी जो कमांड दिए थे आप अपने पेज को पलट के देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे लिखा था। तो इस सी का मतलब क्या होता है, कैर यानी कि कैरेक्टर, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू कब दी जाती है, जब ओनली A to Z वर्ड जो डिजिट जो वर्ड जो होंगे उनको डिफाइन करना हो। यहाँ पे अगर लिखने के बाद आप यहाँ 1 2 3 4 5 6 नहीं लिख सकते आप आगे, जैसे मैं यहाँ पे बताऊँ आपको, जैसे ये है और मैंने लिख दिया यहाँ पे 1 2 9 ऐसी कमांड दे दी, तो ये गलत है, यहाँ पे हो ही नहीं सकता, क्योंकि कैर का मतलब करेक्टर होता है, यहाँ पे A to Z चलेगा, समझ गए। तो कैर का मतलब कैर इसका किसके लिए यूज होता है, सी कैर के लिए, करेक्टर के लिए। दूसरा है हमारा प्रिंट डी, ये वाला। तो जो डी है वो किसके लिए होता है, इंटीजर के लिए होता है। किसके लिए होगा, इंटीजर, साइन इंटीजर बोलते हैं जिसको, ठीक है। एक आपने देखा होगा प्रिंट एफ चलता है, तो प्रिंट एफ किसके लिए होता है भाई, फ्लोट के लिए होता है। फ्लोट आपको पता है किसके लिए यूज हो रहा था, मैं आपको बता चुका हूं, जहाँ पे डेसिमल वैल्यू चलेगी वहाँ पे फ्लोट के लिए। तो एफ तभी चलेगा जब आगे उसके मैं डेसिमल वैल्यू पुट कर दूंगा। एग्जाम्पल दूं, जैसे यहाँ पे है ये हो गया और इसके बाद मैंने 0 2 5 9 ऐसे लिख दिया, ये फ्लोट के लिए सही है, ठीक है। आप वहाँ पे ABCD या 1 2 3 4 5 लिख दोगे तो गलत है, ठीक है। परसेंटेज इफ स्पेस नहीं होता बीच में, कभी आप स्पेस मान लो, ये सवाल ही पूछा जाएगा क्या सी लैंग्वेज में हम स्पेस यूज करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये इफ किसके लिए यूज होता है भाई, डबल के लिए होता है। और डबल से मेरे को एक बात याद आ गई कि हमारे जो कीवर्ड में जो सबसे ज़्यादा मेमोरी होती है वो किसकी होती है, डबल की होती है, ठीक है भाई। एक होता है परसेंटेज यू, परसेंटेज यू, तो यू किसके लिए होता है, इंटीजर के लिए होता है। लेकिन जैसे ये तो था साइन इंटीजर, ये साइन इंटीजर है, ये एन साइन इंटीजर है तो इंटीजर के लिए ये भी, लेकिन ये अनसाइन इंटीजर के लिए यूज होता है। क्लियर है भाई यहाँ पे, ठीक है भाई। चलो दोस्तों, काफ़ी लंबी क्लास हो जाएगी, तो बाकी क्लास लेते हैं कल। कुछ 2 पॉइंट और बच गए हैं हमारे सी लैंग्वेज के अंदर, वो पॉइंट पूरे करके नेक्स्ट में कुछ प्रोग्राम है जो हमारे कंप्यूटर में आए हुए हैं, पिछले पेपर में आए हुए हैं, उनको सोल्व करेंगे। 4-5 सवाल मैंने आपके सोल्व करवा भी दिए हैं, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।